हेलो वेलकम यू ऑल टू अबाउ। लास्ट लेक्चर में ऑफ टीजीए का हमने देखा था कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड जनरल थिंग्स अबाउट थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इस पार्ट में हम देखेंगे सिलेबस में और जो दिया हुआ है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन दोनों का अगर कोई मिक्सचर है तो उससे आप इनको सेपरेट कैसे करोगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सपोज हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक मिक्सचर है। इसको अगर हम टेम्परेचर देते रहेंगे, हीट देते रहेंगे और उसको रजिस्टर करते रहेंगे एक्स एक्सिस में, और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जितना मास लॉस हो रहा है उसको रजिस्टर करेंगे वाई एक्सिस में, तो हमको कुछ इस टाइप का एक ग्राफ मिल जाएगा जहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है दिस इज अराउंड 210 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो सेकेंड पॉइंट है दिस इज अराउंड 480 degree centigrade. This point is around 600 degree centigrade and the last point is around 850 degree centigrade. तो सबसे पहले यहाँ पे मास लॉस हो रहा है इस रीजियन में। इस रीजियन में जो मास लॉस हो रहा है दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, दोनों तरीके का मॉइस्चर, फ्री मॉइस्चर एंड ट्रैप्ड मॉइस्चर। देन नेक्स्ट ये जो पर्टिकुलर रीजियन है, ये रीजियन डिनोट्स द decomposition of कौन सा कंपोनेंट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट मिक्सचर डिकम्पोजिशन होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जिसका रेंज है फ्रॉम 350 डिग्री सेंटीग्रेड टू 480 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो ये पर्टिकुलर रीजियन है दिस इज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ calcium carbonate ranges from 600 डिग्री सेंटीग्रेड टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस ग्राफ से इसको हम कैलकुलेट कैसे करें। ग्राफ में इस पर्टिकुलर रीजियन को या फिर इस पर्टिकुलर रीजियन को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा एंड दैट इज वाई हम डायरेक्ट एक्स एक्सिस तक एक लाइन खींच देंगे लाइक दिस इज आवर फर्स्ट लाइन। इसको हम बोलेंगे M1। M1 क्या है, जितना मास है। सपोज M1 इज M1 mg और सेकेंड डेटा हम डिराइव करेंगे इस लाइन से, इसको हम बोलेंगे M2 और ये भी जनरली मिलीग्राम में ही आपको मिलेगा ग्राफ में। तो अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, ये जो पर्टिकुलर लाइन है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इस जगह पे हमारे पास क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों ही हमारे पास था। उसके बाद मॉइस्चर लॉस हुआ, उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या लॉस हुआ, पर्टिकुलर मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हुआ। उसको अगर हम अलग से लिखे कुछ ऐसा रिएक्शन आएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट ये क्या है, सॉलिड, इसको हमने हीट दिया तो इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो सॉलिड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, गैसियस, तो ये क्या होगा, निकल जाएगा रिएक्शन मीडियम से। दिस इज आवर फर्स्ट लॉस। पूरे सिस्टम में ये क्या है, फर्स्ट लॉस है। ये जो M1 है दिस पर्टिकुलर लॉस नहीं, इस पर्टिकुलर वेट क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि हमारे पास अभी M1 mg कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में MgO बचा हुआ है। बाकी क्या उड़ गया है रिएक्शन मीडियम से, CO2 ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हमारा लॉस हो चुका है। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आया कि M1 इक्वल्स टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, M2। ये जो पोर्शन है M2 ये क्या डिनोट करता है, M2 डिनोट करता है कि हमारे पास नॉर्मली 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 850 डिग्री सेंटीग्रेड इस हीटिंग के दौरान जितना भी लॉस हुआ, क्या लॉस हुआ, ये है डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड है डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो डिकम्पोज होके क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाएगा। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है दिस इज सॉलिड बट कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, तो ये रिएक्शन मीडियम से निकल जाएगा, तो हमारे पास बचा रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड दिस इज आवर सेकेंड लॉस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया दिस इज आवर सेकेंड लॉस। और उसके बाद रिएक्शन मीडियम में क्या बचा है, आप यहाँ पे अच्छे से और एक बार लिख लो कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर आप हीट करोगे 600 डिग्री टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपको मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, सो सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। इसको हम बोलेंगे सेकेंड लॉस। फर्स्ट लॉस था क्या, फर्स्ट लॉस था ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। सेकेंड लॉस भी है कार्बन डाइऑक्साइड का वेट बट फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट।
अब हमारे पास क्या बचा है, ये देखो, ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट था और मैग्नीशियम कार्बोनेट था, जिसको हम M1 से डिनोट कर रहे थे। अब अगर हमारे पास M2 मास बचा हुआ है, दैट इज द मास ऑफ प्रीवियसली जितना मैग्नीशियम ऑक्साइड था और अभी जितना कैल्शियम ऑक्साइड है। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप बताओ कि M1 माइनस M2 अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। ऑब्वियसली यहां से अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा वाला कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट वाला कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सेकेंड लॉस वाला कार्बन डाइऑक्साइड। सो सपोज इसको हम लिखेंगे सेकेंड लॉस ऑफ CO2। याद रखना हमेशा, सेकेंड लॉस ऑफ CO2 रिलेटेड विथ किसके साथ रिलेटेड, कैल्शियम कार्बोनेट का CO2, और फर्स्ट लॉस ऑफ CO2 किसके साथ रिलेटेड था, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो सेकेंड लॉस ऑफ CO2 हमको क्या मिला, M1 माइनस M2 इतना Mg। लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको अभी M1 माइनस M2 ग्राम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मोल में कैलकुलेशन करना है, हम इसको इतना ग्राम लिखते हैं। एग्जाम में आपको अगर mg में प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करके उसके बाद ही कैलकुलेशन करना कि कैल्शियम कितना था, मैग्नीशियम कितना था। सो एनीवे, हमको क्या पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या, ये तीनों, कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल अगर है तो कैल्शियम ऑक्साइड भी आपको मिलेगा 1 मोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको मिलेगा 1 मोल। ये अगर जनरेट होगा 1 मोल तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होगा 1 मोल। यहाँ पे हमें रिवर्स क्वेश्चन करना है कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हुआ है M1 माइनस M2, कितना ग्राम क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हुआ है, दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये जो साइन है दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट साइन। दिस इज इक्विवेलेंट टू M1 माइनस M2 बाई 44 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 44 ग्राम। सो M1 माइनस M2 बाई 44 मोल, ये कितना है, ये है इतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा, अमाउंट ऑफ जनरेटेड कैल्शियम ऑक्साइड इन मोल विल बी 1:1 मोल था, मतलब अगर M1 माइनस M2 बाई 44 इतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ है तो इतना मोल कैल्शियम ऑक्साइड भी जनरेट होगा। अब हमको पता है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मतलब 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, मॉलिक्यूलर वेट है कैल्शियम ऑक्साइड का। सो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, M1 माइनस M2 बाई 44 इंटू 56, इतना ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.27 M1 माइनस M2 इतना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। हम इसको लिखते हैं यहाँ पे M3 से डिनोट करेंगे। तो इस इक्वेशन को आप अलग से लिख लो, बाद में आपको काम आएगा। दैट इज M3 इक्वल्स टू 1.27 M1 माइनस M2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे M3 क्या है, M3 है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और M1 माइनस M2 क्या है, ये क्वेश्चन में दिया जा सकता है, दिस इज सेकेंड लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कैल्शियम कार्बोनेट वाला कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर फर्स्ट लॉस का डेटा दिया जाए दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का मास फ्रॉम मैग्नीशियम कार्बोनेट, नॉट कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे कि हमारे पास M2 तो था, M2 क्या था, M2 डिनोटेड कि अभी हमारे पास मैग्नीशियम कितना बचा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड कितना बचा हुआ है, दिस वाज M2। तो M2 से अगर हम M3 माइनस करेंगे, M3 क्या है, M3 है ओनली द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, M2 माइनस M3, दिस विल बी मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम डिनोट करेंगे M4 से। ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन, M4 इक्वल्स टू M2 माइनस M3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, जहां पे M4 क्या है, मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देखो आपके पास दो चीज मिल गया, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैल्शियम का मास चाहिए और मैग्नीशियम का मास चाहिए। हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है
तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों 1:1 इस मोलर रेशियो में डिकम्पोज होता है। वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड इज नथिंग बट 1:1 मोलर रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्साइड आयंस, ये भी 1:1 है। और अभी हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड कितना है? अभी हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है ओनली m3 ग्राम। इसके पहले ही हमने किया था, इक्वेशन नंबर 1 से आया ये। m3 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास। सो वी कैन राइट दैट कि अगर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इज मेड अप ऑफ 40 ग्राम कैल्शियम, तो m3 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इज मेड अप ऑफ ऑब्वियसली m3 into 40 by 56 ग्राम कैल्शियम। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ कैल्शियम विल बी इक्वल्स टू, m3 का वैल्यू क्या था? m3 का वैल्यू था 1.27 m1 माइनस m2 इंटू 40 बाई 56, इतना ग्राम कैल्शियम। अब आप कैलकुलेट करना, देन यू विल गेट 0.91 m1 माइनस m2। ये क्या हो गया? दिस इज मास ऑफ कैल्शियम। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। तो एग्जाम में अगर आपको सेकेंड लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का डेटा दिया जाए m1 माइनस m2, ये अगर आपके पास गिवन हो, इस इक्वेशन से आपको उस टोटल मिक्सचर में कितना मास कैल्शियम है वो मिल जाएगा। अब मास ऑफ कैल्शियम मिल गया, हम क्या निकालेंगे? अभी हम निकालेंगे मास ऑफ मैग्नीशियम। कहाँ से? m4 के वैल्यू से। m4 का वैल्यू क्या था? m2 माइनस m3, और ये क्या था? दिस वाज मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑब्वियसली मास ऑफ मैग्नीशियम निकालने के लिए m4 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो m4 इंटू 24/40 विच इज इक्वल्स टू 0.60 m4। तो इसको अगर हम अलग से लिखे, मास ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू, m4 क्या था? व्हाट वाज m4? m4 वाज नथिंग बट m2 माइनस m3 इंटू 0.60, ये वाला फैक्टर। तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। आपके पास 4 इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों इक्वेशन से आपको कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फर्स्ट लॉस ऑफ CO2 एंड सेकेंड लॉस ऑफ CO2, ये सब मिल जाएगा इन ए गिवन मिक्सचर ऑफ calcium carbonate and magnesium carbonate. Now there are some factors which can affect the TG curve. So factors affecting thermogravimetric curve, कौन सा फैक्टर है? जस्ट इन ए ग्लांस दो तरीके का फैक्टर हो सकता है। एक है इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स, और दूसरा हो सकता है सैंपल फैक्टर्स, जिस सैंपल को आप यूज कर रहे हो, विच इज सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आएगा? इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स के अंदर है जैसे कि फर्नेस हीटिंग रेट। फर्नेस हीटिंग रेट अगर यूनिफॉर्म ना हो तो एरर आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड इज रिकॉर्डिंग स्पीड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम चार्ट स्पीड भी बोलते हैं, चार्ट स्पीड। थर्ड इज फर्नेस एटमोस्फियर। फर्नेस एटमोस्फियर मैंने बताया था कि कैसा रखना है लास्ट लेक्चर में। फोर्थ इज सैंपल होल्डर, उसका जियोमेट्री भी डिपेंड करता है कि टीजी कर्व कैसे आएगा। जियोमेट्री ऑफ सैंपल होल्डर, ऑल्सो द कंपोजिशन ऑफ द सैंपल होल्डर और सैंपल कंटेनर। ये कुछ फैक्टर हो गया जो कि है इंस्ट्रूमेंटल बेसिस पे। अब सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है जो कि टीजी कर्व को अफेक्ट कर सकता है? वन इज अमाउंट ऑफ सैंपल, देन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर सॉल्युबिलिटी। कुछ गैस तो सैंपल को हीट करने के बाद इवॉल्व होगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दोज इवॉल्व्ड गैस, जो भी गैस इवॉल्व हो रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ इवॉल्व्ड गैस बैक टू द सैंपल। सैंपल में वापस वो सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। वापस अगर सॉल्युबल हो गया तो हमको मास लॉस जो रिकॉर्ड करना है उसमें एरर आ जाएगा। नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज कैसे अफेक्ट करता है? अगर आपने कोई लार्ज क्रिस्टल ले लिया तो लार्ज क्रिस्टल से बहुत जल्दी यानी कि रैपिड मास लॉस होगा, विच विल रिजल्ट इनटू द एरर ऑफ द टीजी कर्व। देन नेक्स्ट नेचर ऑफ द सैंपल। नेचर के अंदर क्या आता है? नेचर ऑफ सैंपल के अंदर आता है कि इसका कंपोजिशन क्या है और इसका
पैकिंग कैसा है, ये सब नेचर के अंदर आता है। एंड फाइनली फिफ्थ पॉइंट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। सैंपल का अगर थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो हमको हीटिंग रेट को एडजस्ट करना पड़ेगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सैंपल। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।